जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, ईटेट के लिए सेकंड पेपर एसएसटी में हम लोग पॉलिटी कवर कर चुके हैं 6 to 8, हिस्ट्री क्लास 6 और 7 कवर कर चुके हैं। ये क्लास 8 की हिस्ट्री का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कवर करेंगे। चैप्टर 1 से 4 तक कवर करेंगे। इसके बाद अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटी आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग 60 नंबर का पूरा प्रैक्टिस सेट एसएसटी में पेडागोजी भी इंक्लूड करके 60 नंबर का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगातार 3 महीने हमारी यही प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी। तो अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए, आप पीडीएफ चाहते हैं, तो थंबनेल पर नंबर है या 9808347403, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ आप मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में आपको सभी एनसीईआरटी की पीडीएफ, इसके अलावा 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट और 60 मार्क्स एसएसटी के 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड होने के बाद। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। 8th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा कैसे, कब और कहाँ। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तैयार किसने किया था? याद रखिएगा, रेनेल ने किया था। हिंदुस्तान का जो नक्शा तैयार किया, किसने किया? रेनेल ने किया। और ये किसने उसको काम सौंपा? रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। काम किसने सौंपा? रॉबर्ट क्लाइव ने। तैयार किसने किया? रेनेल ने। दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा आप। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम राजकुमार आर्थर, जिसे ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। कौन सी पदवी दी गई थी रानी के तीसरे बेटे को? ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 में बने। कब बने ये वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल प्रथम? 1773 में। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों का नाम याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, यही पूछा जाएगा, क्योंकि सीटेट में ज्यादातर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट के रूप में, एमसीक्यू रूप में लेवल बढ़ा सकता है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होगा। बाहर से क्वेश्चन ये लोग नहीं बनाते। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक कौन? जेम्स मिल। कौन? जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, क्वेश्चन मान लो इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो जेम्स मिल की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? जेम्स मिल की पुस्तक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्कॉटलैंड के थे। 1817 में इन्होंने लिखी। ये अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। इतना इनके बारे में याद रखिएगा। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। बुक कब लिखी इन्होंने? 1817 में लिखी। नेक्स्ट आपका, इस किताब में उन्होंने भारत इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा है। इन्होंने क्या किया है? भारत का, इंडिया की जो हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, इस बुक में इसको 3 भागों में बांट दिया है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तीनों में अलग अलग बांट दिया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1920 के दशक में बनाया गया। नेक्स्ट, चैप्टर 1 देखिए कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 बहुत छोटा सा था, चैप्टर 2 बड़ा है। तो यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ नोट वही किया गया है आप लोगों के लिए जो एग्जाम में आता रहा है, जहाँ से क्वेश्चन या आगे आने के वहाँ से चांसेस हैं।
फालतू की चीज यहाँ पर नोट नहीं की गई है। अगर आप चैप्टर 1 बुक से पढ़ने जाते हैं एनसीईआरटी की बुक से, तो हो सकता है आप अभी पहले पेज पर ही पढ़ रहे होते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैसेज कीजिए, ग्रुप में शामिल होइए और इन पीडीएफ को ले लीजिए, अपना टाइम बचाइए। टाइम के साथ साथ आप अच्छी मटेरियल आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलने वाला है। टाइम खींचने के लिए यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया गया, सब कुछ अच्छा ही यहाँ पर डाला गया है। नेक्स्ट है मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, ये कह रहा है मुगल बादशाह जो थे औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, लेकिन अगर आपसे आखिरी बादशाह पूछा जाए मुगल बादशाह तो बहादुर शाह जफर याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों में अंतर है। बहादुर शाह जफर अंतिम था, दिल्ली का नेतृत्व तो इसी ने किया था, सभी ने इसको मिलकर अपना राजा चुन लिया था 1857 की क्रांति के दौरान। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा था, बादशाह था, लेकिन शक्तिशाली पावरफुल बात की जाए तो औरंगजेब था। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, 49 साल इसने शासन किया था। अगला है आपका 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैं बता ही रहा था, इसी के बाद डिस्कस कर रहे थे कि 1857 के में जब विद्रोह शुरू हुआ था तो बहादुर शाह जफर को सभी ने क्या मान लिया था, अपना नेता चुन लिया था, नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, जब विद्रोह को कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला था, जफर के सामने ही इन्हें मार डाला था, इनके बेटों को। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था। कब कर लिया था? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 में, याद रखिएगा। जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। पूरब से क्या हो गया था? जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। और पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कहां पर? हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। कब हुई? 1651 में। कब हुई? 1651 में। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। कब बढ़ गया था? 18वीं सदी के शुरुआत में। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, बट मैं फिर बता दे रहा हूँ। मुर्शिद कुली खान बने, इसके बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो याद रखिएगा, अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई? 1756 में। इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए थे। इनकी अली वर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, जिसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो पूछ लिया जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा 1757 में हुआ था और अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच हो गया, या ये कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। याद रखिएगा 1757 प्लासी का युद्ध, अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला, अंग्रेज में युद्ध को जीत गए थे। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साथ मिला लिया था। जो मीर जाफर था सिराजुद्दौला का सेनापति, इसने सिराजुद्दौला को चीट किया था और ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था। इसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। मीर जाफर ने पूछ लिया था किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, या सेनापति का नाम क्या था जिस सेनापति ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? तो मीर जाफर। और ये किससे जाके मिल गया था? अंग्रेजों से, या ये कह सकते हैं ये रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गया था और उसे सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना दिया। कहाँ का? बंगाल का नवाब इसको बना दिया गया था। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया।
सिराजुद्दौला को 1717 प्लासी के युद्ध में मारा। इसके बाद मीर जाफर को उन्होंने नवाब बना दिया। जब मीर जाफर थोड़ा सा विरोध करने लगा तो उसे हटाकर मीर कासिम को इन्होंने क्या कर दिया, नवाब बना दिया। जब मीर कासिम भी अंग्रेजों को परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई कब हुई, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। कब हुआ, 1764 में उसको हरा दिया और उसे बंगाल से बाहर कर दिया और दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया। फिर समझ लीजिए एक बार कहानी के रूप में कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल का नवाब मीर जाफर को कंपनी ने बना दिया था। मीर जाफर थोड़ा सा विरोध करने लगा तो मीर जाफर को हटाकर कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम भी थोड़ा सा परेशान करने लगा तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें मीर कासिम की हार हुई और अंग्रेज बक्सर के युद्ध को 1764 में जीत गए थे और उन्होंने फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो साथियों, अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, एनसीईआरटी की पीडीएफ लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। यहीं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। जिन मेरे साथियों ने, जिन मेरे भाइयों ने, जिन मेरी बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुई। कब हुई, मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुई। और बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियायत सतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। कब, 1764 की लड़ाई के बाद। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। हैदर अली 1761 से 1782, मैंने इसका टाइम भी मेंशन कर दिया है। और उसके पुत्र टीपू सुल्तान को कौन सी उपाधि दी गई थी, या शेरे मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, तो टीपू सुल्तान याद रखिएगा। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। कहाँ के राजा था ये, मैसूर के। कौन कौन, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान किसका बेटा था, हैदर अली का बेटा था। या कह सकते हैं टीपू सुल्तान का पिता कौन था, तो हैदर अली, उसका बेटा टीपू सुल्तान। और दोनों का याद रखिएगा, 1761 से 1782 हैदर अली राजा रहा और 1782 से 1799 टीपू सुल्तान रहा। और टीपू सुल्तान को ही शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि मैसूर में किसने काली मिर्च, चंदन की लकड़ी और इलायची का व्यापार रोक दिया था, निर्यात रोक दिया था। तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान ने। और कब, 1785 में। कब, 1785 में। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे। किससे, फ्रांसीसी जो व्यापारी थे, जो भारत में रहते थे, उनसे टीपू सुल्तान ने क्या किया, रिश्ते शुरू किए बनाना। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। ये कब की बात है, 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। किसके, उसके दो बेटों को। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। मैसूर के साथ अंग्रेजों की जंग कितनी बार हुई, 4 बार। पहले याद रखिएगा 1767-69 में, दूसरी 80-84 में, तीसरी 90-92 और चौथी 1799। चारों युद्ध आप याद रखिएगा। मैसूर के युद्ध अंग्रेजों ने कितने बार लड़ा, 4 बार लड़ा था। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली।
अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान कब मारे गए थे? 4 मई 1799 में। कब मारे गए टीपू सुल्तान? कब मारे गए? 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। और मैसूर का राजकाज पुराने वोडेयार राजवंश को ही सौंप दिया। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कौन सी सदी के? 18वीं सदी के। कौन थे दो? महादजी सिंधिया और नाना फडणीस। नाना फडणीस क्या थे? दो आखिरी मराठा प्रसिद्ध योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। पहला युद्ध कब खत्म हुआ था? सालाबाई संधि के साथ 1782 में खत्म हुआ था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। क्या? आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग क्या थे? किसके कब्जे में आ गए थे? अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजों की ताकत मराठों की ताकत को अंग्रेजों ने क्या किया था? पूरी तरीके से कुचल दिया था। पूरी तरीके से कुचल दिया था और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठुर में पेंशन पर भेज दिया था। क्या किया था? पेशवा जो थे उनको पुणे से हटाकर क्या किया था? कानपुर के पास बिठुर में पेंशन पर भेज दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका टाइम जो रहा 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल। कब तक रहा? 1823 से 23 तक एक गवर्नर जनरल रहा। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। अंग्रेजों ने कित्तूर, और कित्तूर कहां पर है? कित्तूर आज के टाइम में कर्नाटक में है। कित्तूर कहां पर है? आज के टाइम में कित्तूर कर्नाटक में है। के छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा, रानी कौन? चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। कहां पर? ये पूछा जाए कित्तूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किसने छेड़ दिया था? तो रानी चेन्नम्मा ने। किसने? रानी चेन्नम्मा ने आंदोलन छेड़ दिया था। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। दोनों डेट ईयर याद रखिएगा। रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार 1824 में किया गया था। उसके बाद उन्हें बंदी बनाकर जेल में ही रखा गया और जेल में ही उनकी मृत्यु 1829 में हो गई थी। 1838 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ कंपनी ने लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार ये पूछा जा चुका है कि सिंध अंग्रेजों के कब्जे में कब आ गया था? तो 1843 में आ गया था। पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी थी। कहां पर? पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। नेक्स्ट आपका 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। पंजाब इनके अंडर में कब आ गया? 1849 में। कब? 1849 में आ गया था। अधिग्रहण की आखिरी लड़ाई 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल याद रखिएगा, इस ड्यूरेशन में डलहौजी ही था। डलहौजी ने नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? विलय नीति का नाम दिया गया। और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि शासक की अगर मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। ये विलय नीति किसने चलाई थी? डलहौजी ने चलाई थी। क्या थी ये नीति? क्या ये था ये सिद्धांत कि अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाएगी और इसका कोई भी पुत्र वारिस नहीं होगा तो उसकी क्या कर ली जाएगी? रियासत हड़प ली जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर 17
सतारा की हड़पी इन्होंने 1848 में, संबलपुर हड़पा इन्होंने 1850 में, उदयपुर हड़पा 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। कौन सी नीति के कारण? कि इनके राजाओं की मृत्यु हो गई थी और इनका कोई भी पुत्र वारिस नहीं था। आप जानते भी हो गंगाराव की मृत्यु के बाद ये भी हड़प लिया था। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया और हीरो से युद्ध करते करते वो ग्वालियर तक पहुंच गई थी, वहां उनकी डेथ हुई थी। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने में कब्जे में ले लिया। सबका याद रखिएगा किसको कब कब कब्जे में लिया। सतारा ली गई थी 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी को 1854 में अपने कब्जे में लिया था। और 1854 इसको 1856 में किसको ले लिया था? अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया था। काजी क्या होता है? काजी एक प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है मुफ्ती। मुफ्ती क्या होते हैं? देखिए, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, उसे क्या कहा जाता है? मुफ्ती कहा जाता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाते हैं, क्योंकि न्यायाधीश कौन होते हैं? काजी होते हैं। न्यायाधीश कौन होते हैं? काजी होते हैं, यही फैसला सुनाते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का टाइम याद रखिएगा, 1773 से 1785 तक रहा ये। इस समय आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बंबई मद्रास पर भी सत्ता हासिल कर ली थी। किसके टाइम में? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। उस समय केवल 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, बंबई और मद्रास। कौन कौन से? बंगाल, मद्रास और बंबई। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में यह प्रावधान किया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। हर जिले में क्या होगा? 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। देखिए मस्केट एक वर्ड दे रखा है, ये शायद बिहार के एग्जाम में पूछा गया था, मुझे एक्चुअल मतलब ठीक से याद नहीं, बट ये मस्केट वर्ड पूछा गया था कि मस्केट है क्या। तो देखिए मस्केट क्या है? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक को मस्केट कहा जाता है। मस्केट क्या है? एक प्रकार की बंदूक है जिसे पैदल चलने वाले सिपाही यूज करते थे। वॉरेन हेस्टिंग ने 1785 में जब इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल शासन सही से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था। कितने साल चला जी ये मुकदमा? 7 साल चला था। मस्केट हम लोग पढ़ चुके। मैचलॉक क्या है? मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो याद रखिएगा मस्केट और मैचलॉक ये दोनों क्या हैं? बंदूक है। मैचलॉक क्या थी? शुरुआती दौर की बंदूक थी जिसमें क्या हुआ था बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में भी अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में कौन सी अदालत? जो अपीली अदालत थी उसका नाम क्या था? सदर निजामत अदालत के नाम से स्थापना की गई थी। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। कब तक? 1857 तक। कितने परसेंट? 68% भूभाग पर, जमीन पर यानी कि, और अगर बात की जाए हम लोग आबादी पर यानी जनता पर, तो 78% पर इनका क्या हो चुका था? कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था, या ये कंपनी के अंडर में आ चुके। तो साथियों इस तरीके से हमारे यहाँ पर एसएसटी के हिस्ट्री हम लोग कह सकते हैं इसके चैप्टर 1 और 2 होते हैं कंप्लीट। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको ये पीडीएफ प्लस संपूर्ण एनसीईआरटी की पीडीएफ प्लस 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट और 60 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आगे जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी आपके लिए वीडियो में अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 3, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। बाकी के चैप्टर हम लोग आगे वाले उसमें देख लेंगे।
पार्ट में देख लेंगे, और आज ही हमारे ये दोनों पार्ट हिस्ट्री के भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे क्लास 6 के साथ। उसके बाद लगातार प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम रहेगा। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल दीवान तैनात किया। कब? 12 अगस्त 1765 को दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। जब 12 अगस्त 1765 को बंगाल के जो मुगल बादशाह ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। इसके बाद जो उसके अंडर में जो भूभाग था उसके आर्थिक मामलों की मुख्य शासक कौन बन गई थी? कंपनी बन गई थी, अंग्रेज बन गए थे। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। 1793 में क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछ लिया गया है कि स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, और 1793 1793 में दोनों चीज याद रखिएगा। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। कब अकाल पड़ा था बंगाल में? याद रखिएगा 1770 में। और इसमें क्या हुआ था? 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 1/3 आबादी यहाँ की समाप्त हो गई थी। स्थायी बंदोबस्त के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि को स्थायी रूप से तय कर दिया गया था। स्थायी रूप से तय किया गया था इस राशि को, ये राशि चुकाई जाएगी, वो स्थायी रूप से तय थी, इसीलिए इसका नाम स्थायी बंदोबस्त पड़ा। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मतलब यह था कि इसमें भविष्य में कभी भी इजाफा नहीं किया जाएगा। स्थायी मतलब उन्होंने फिक्स कर दी थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। महाल क्या था? देखिए, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। महाल क्या था? एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों की एक समूह होती थी। महाल क्या था? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। क्या थी? एक राजस्व इकाई थी। क्या? महाल। थॉमस मुनरो 1800 से 19 तक मद्रास का गवर्नर रहा था थॉमस मुनरो। बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर में, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर में पश्चिमी प्रांतों में 1822 में मैंकेजी ने महालवारी व्यवस्था तैयार की थी। कब की थी? 1822 में। किसने? मैंकेजी ने। किसने? मैंकेजी ने महालवारी व्यवस्था 1822 में की थी। इसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया था। किसमें? महालवारी में। किसमें? महालवारी में। कब शुरू की गई थी? 1822 में। किसके टाइम में ये शुरू की गई थी? आपके याद रखिएगा मैंकेजी के टाइम में। नेक्स्ट है टॉमस मुर ने ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारतीय इलाकों में नई व्यवस्था विकसित की और उसे रैयतवार या रैयतवारी नाम दिया। किसने? टॉमस मुनरो ने। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। किसका मानना था ये? किसका स्टेटमेंट था? टॉमस मुनरो का था। याद रखिएगा किसका था? मुनरो ने ये कहा था। ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों को किसानों की पिता की भांति रक्षा करना चाहिए। ये किसने कहा था? तो टॉमस मुनरो ने ये कहा था। विलियम मॉरिस ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता था। नील का पौधा कहाँ उगाया जाता था? मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता था। और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। कब? 13वीं सदी तक।
यूरोपीय बाजारों में नील की मात्रा थोड़ी बहुत पहुंचती थी, थोड़ी मात्रा में नील पहुंचती थी। इसकी कीमत ऊंची रहती थी, क्योंकि कम थी तो ऊंची रहती थी, कीमत हाई थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों बैगनी और नीले रंग को बनाने के लिए बोर्ड नामक एक पौधे पर निर्भर थे। बोर्ड नामक पौधे से भी क्या किया जाता था, आपके कपड़े को बैगनी और नीला बनाया जाता था। बोर्ड पौधा कहाँ उगता था, शीतोष्ण में उगता था, जबकि नील कहाँ होती थी, उष्ण कटिबंधी में। दोनों में अंतर है। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में पौधा होता था। बोर्ड नामक पौधे से क्या होता था, कपड़े रंगे जाते थे। कैसा कलर बनता था, बैगनी या नीला। और शीतोष्ण एरिया में ये उगाया जाता था। कहां पर, उत्तर इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये उगाया जाता था। नील से बहुत चमकदार रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और काफी फीका होता था। 18वीं शताब्दी के आखिर तक नील की मांग और बढ़ गई। 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा ही रह गया था। कब, याद रखिएगा, 1783 से 1789 तक। 1792 में फ्रांस में अपने उपनिवेशों ने दास प्रथा समाप्त कर दी थी। कब कर दी थी फ्रांस ने दास प्रथा खत्म, 1792 में। 1792 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी। नील की खेती ठप हो गई थी। और नील की खेती करने के दो मुख्य तरीके थे। पहला क्या था, दोनों समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया गया था। निज और रैयती, कर्जा लेने वालों को, रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। क्या करनी होती थी, नील की खेती करनी होती थी। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। कब, मार्च 1859 में। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। 1859। बिहार के एक किसान ने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील की खेती की किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया था। और गांधी ने ये क्या किया था, गांधी जी का ये पहला आंदोलन था, और ये कह सकते हैं पहला सफल आंदोलन था गांधी जी का। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। किसने, राजकुमार शुक्ल। इस राजकुमार शुक्ल ने इनको कहाँ बुलाया था, चंपारण बुलाया था। और गांधी जी का ये पहला, हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद गांधी ने 1718 में अहमदाबाद मिल में भी क्या किया था, आंदोलन किया, और ये भी इनका सफल हुआ था। और पहला वाला चंपारण वाला भी इनका सफल हो गया था। गांधी जी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इसकी शुरुआत थी, चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। और गांधी जी का यह सफल आंदोलन 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को यहाँ पर आने का निमंत्रण या बुलावा भेजा था। ये मैचिंग है। अगर आपने रैयत, महलवारी, निज और रैयती चारों को ढंग से पढ़ा है तो आप इनको इजीली मैच कर पाओगे। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि आपने सही से पढ़ा है तो आप इसको कर पाओगे। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा वहां मैं इसको आपको सॉल्व करा दूंगा। साथियों, अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, पीडीएफ को लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, एसएसटी की एनसीईआरटी की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो जाइए। ग्रुप में ही ये पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा और कहीं पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी आप मेरे लिए मेहनत के लिए कर सकते हैं। और जिन भी मेरे साथियों ने, भाई बहनों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा इस वीडियो का। इसके आगे के 4 चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग लगातार ज्योग्राफी अपनी स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट करते चलेंगे। तो देखिए, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है। तो देखिए, बिरसा क्या था, बिरसा मुंडा आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा।
बिरसा ने खुद को यह ऐलान किया जाता था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए उनके दीकुओं क्या होते हैं, बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। ये किसने कहा था? बिरसा मुंडा ने। दीकुओं शब्द का मतलब याद रखना, मैंने देखिए यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि दीकुओं शब्द का मतलब क्या है, आप याद रखिएगा। दीकुओं शब्द का मतलब आपका है बाहरी लोग, बाहरी लोग। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। जो जनजाति थी, एक जनजाति समूह था, जनजाति थी, ये रहा। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर कहाँ, झारखंड में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। बिरसा का जो वो था, समर्थक जो थे उसके उसके इलाके में बिरसा मुंडा के साथ साथ क्या थे, उसके समर्थक जो थे कौन कौन थे, याद रखिएगा, संथाल और उरांव भी थे। महुआ क्या है? महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसे? महुआ के फूल। ये क्या है? महुआ एक प्रकार का क्या है, ये फूल है जिसे खाया जाता है और शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। परती क्या है? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। झूम खेती आप लोग कई बार सीटेट के फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हो। झूम खेती, घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती को अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता है जंगलों में, और जमीन पर उगी जो घास फूस उगाती है उसको जलाकर क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इसके बाद बची हुई घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। खोंड समुदाय, इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। खोंड समुदाय, खोंड समुदाय उड़ीसा के जंगल में रहता है। ये लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। कौन? खोंड समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? उड़ीसा के जंगलों में। और ये कैसे निकलते थे? ये टोलियां बनाकर निकलते थे। ये लोग खाना पकाने के लिए सौल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। महुआ भी मैं बता कराया था आपको, किसका इस्तेमाल करते थे खाना पकाने के लिए? महुआ और साल के बीजों का इस्तेमाल करते थे। स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूल ये लोग ही उपलब्ध कराते थे। ये लोग क्या करते थे? जो स्थायी बुनकर थे और कपड़े व चमड़े की जो रंगाई के लिए ये क्या करते थे, कुसुम और पलाश के फूल ये लोग ही इनको उपलब्ध कराते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लबड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड भी पालते थे। कुल्लू क्या था? कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गडेरे थे और कश्मीर बकरवाल बकरियां पालते थे। याद रखिएगा, जो कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे ये गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल क्या पालते थे? आप याद रखिएगा, बकरियां पालते थे। कौन सी बकरी? जिससे हमें पश्मीना मिलता था। ब्रिटिश शासन विज्ञानी वेरियन एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। किसने? ब्रिटिश मानव विज्ञान जो था वेरियन एल्विन ने। किसने? वेरियन एल्विन ने। बेवड़ क्या है? मध्य प्रदेश में घुमंतू की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। घुमंतू खेती के लिए मध्य प्रदेश में क्या वर्ड यूज होता है? ये वर्ड है आपका बेवड़। कौन सा वर्ड यूज होता है? बेवड़ वर्ड आपका यूज होता है। नेक्स्ट स्लीपर क्या है? लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, स्लीपर है। 1906 में सोंगराम संगमा द्वारा असम में 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन्य सत्याग्रह हुआ था। झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। ये संथाल कहाँ रहते थे? ये याद रखिएगा, झारखंड में स्थित हजारीबाग है, जहां से हजारीबाग से अभी आपको पता है बीपीएससी का पेपर आउट हुआ है। 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां वहां पर हो चुकी हैं। ये वही हजारीबाग है। 1906 में सोंगराम द्वारा असम में, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये जहां से है। 1920 यानी 1920 के दशक में बिहार की और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी से। 50% कौन थे? ये आदिवासी से जो खानों में काम करते थे। रानीगंज कोयला खान
तो ये कितने परसेंट थे? 50% इसमें आदिवासी थे। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1885 में संथालों ने बगावत कर दी थी। दोनों का अलग अलग याद रखिएगा कि कोल आदिवासियों ने बगावत कब की थी? 1831-32 में और संथालों ने कब की थी? 1885 में। भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है बीपीएससी वालों के लिए भी और सीटेट वालों के लिए। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में हुआ। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। दोनों ही कई बार एग्जाम में आप लोगों के ये पूछे गए हैं। बस्तर विद्रोह 1910 और वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ 1940। कहाँ हुआ ये भी याद रखना है और कब हुआ ये भी याद रखना है। वैष्णव क्या थे? वैष्णव किसे कहा जाता है? देखिए, विष्णु की पूजा करने वाले लोग वैष्णव कहलाते हैं। क्या? विष्णु की पूजा करने वाले। और बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया। 1897 में जेल से लौटे और 1900 में हैजेसिस की मृत्यु हो गई। बीपीएससी में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस वजह से हुई? तो इसकी मृत्यु का कारण था हैजेसिस की मृत्यु 1900 में हुई थी। कब? 1900 में। 1895 में इसको क्या जन्म हुआ? 1870 में। बहुत छोटी एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म होता है 1870 में। 1895 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1897 में ये वापस आ जाते हैं और 1900 में इनकी मृत्यु 30 वर्ष की उम्र में ही हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 भी होता है आपका कंप्लीट। आप पीडीएफ के लिए देखिए, एनसीईआरटी की संपूर्ण पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। यहाँ आपको संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। 150 नंबर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट एसएसटी के मिल जाएंगे। पूरा 150 मार्क्स का पूरा पेपर मिलेगा, जैसा कि उसमें सभी सब्जेक्ट आते हैं। और 150 मार्क्स के ही आपको 60 नंबर के आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी एसएसटी के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। जिन मेरे साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये थे इसमें फर्स्ट 2 चैप्टर 4 हमारे। चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 हम लोग 8th क्लास के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसके साथ ही हिस्ट्री भी हमारी हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम लोग ज्योग्राफी, इसके बाद प्रैक्टिस सेट अपने स्टार्ट कर देंगे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।